रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह किसी धर्म ग्रंथ की सामान्य बात नहीं है। यह वो सत्य है जो हजारों साल से छुपा था, गरुड़ पुराण के उन पन्नों में जिन्हें बहुत कम लोगों ने समझा। क्या आप जानते हैं, जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वो घटना नहीं होती, वो चयन होता है, भगवान का चयन। लेकिन सवाल यह है, भगवान किसे चुनते हैं? किस पिता को, किस मां को, किस आंगन को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका घर उस चयन के योग्य है? आज हम गरुड़ पुराण के उन रहस्यों को खोलेंगे जो बताते हैं बेटियां किस घर में जन्म लेती है, क्यों लेती है, और उनके जन्म का आपके भाग्य से क्या संबंध है। यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि जो सत्य सबसे अंत में आएगा वह शायद आपकी जिंदगी का नजरिया बदल दे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर दिन लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कोई बच्चा इसी घर में क्यों जन्मा, इसी मां की कोख में क्यों आया, इसी पिता का बच्चा क्यों बना? आधुनिक विज्ञान कहता है यह जैविक प्रक्रिया है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है जन्म केवल शरीर का नहीं होता, जन्म आत्मा का होता है। और आत्मा वहां नहीं जाती जहां जगह हो, वहां जाती है जहां उसका उद्देश्य हो, जहां उसका संबंध हो। गरुड़ पुराण में यमराज और गरुड़ के बीच एक संवाद है। उसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है। उसके कर्मों का हिसाब होता है और फिर वो तय होता है अगला जन्म कहां होगा। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कर्म का गणित है। तो जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है, वो भी इसी गणित का परिणाम है। वो आत्मा जो बेटी बनकर आई, उसने खुद उस घर को चुना, या यूं कहें उस घर के कर्मों ने उस आत्मा को आकर्षित किया। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही पवित्र घर की ऊर्जा पवित्र आत्मा को खींचती है। और यही कारण है कि कुछ घरों में बेटी आते ही माहौल बदल जाता है, रुका हुआ भाग्य चल पड़ता है, पिता का कठोर दिल पिघल जाता है। ये संयोग नहीं है, ये ऊर्जा का परिवर्तन है। हम सदियों से सुनते आए हैं बेटी लक्ष्मी होती है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये बात कहां से आई? गरुड़ पुराण और देवी भागवत दोनों में एक बात स्पष्ट है, लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, लक्ष्मी संतुलन की देवी है, समृद्धि की देवी है, चेतना की देवी है। और लक्ष्मी वहां आती है जहां पहली बात सम्मान हो। लक्ष्मी उस घर में नहीं टिकती जहां अपमान हो, जहां क्रोध हो, जहां स्वार्थ हो। दूसरी बात शुद्धता हो, मन की, विचार की, आचरण की। तीसरी बात कृतज्ञता हो, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद का भाव। तो जब बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है तो इसका अर्थ है वह उस घर में आती है जहां ये तीनों गुणों की संभावना हो, या जहां इन गुणों की संभावना हो। और यहीं एक बड़ा सत्य छुपा है, बेटी केवल लक्ष्मी नहीं होती, वह लक्ष्मी को लेकर भी आती है। उसके आने से घर में जो ऊर्जा आती है, जो हंसी आती है, जो स्नेह आता है, वो सब मिलकर घर को समृद्ध बनाते हैं। लेकिन अगर उस लक्ष्मी का अपमान हो, अगर उसे बोझ समझा जाए, तो लक्ष्मी वापस चली जाती है और उनके साथ समृद्धि भी। ये शास्त्र की चेतावनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार भगवान उस घर को बेटी के जन्म के लिए चुनते हैं जिसमें ये 5 विशेष गुण होते हैं। ध्यान से सुनिए और खुद से पूछते जाइए, क्या ये गुण मेरे घर में हैं? जिस घर में मां को केवल जिम्मेदारी नहीं, आदर दिया जाता है, जहां बहन की आवाज दबाई नहीं जाती, जहां पत्नी को साथी समझा जाता है, सेविका नहीं, ऐसे घर की ऊर्जा कोमल और संतुलित होती है, और कोमल आत्माएं वहीं आकर्षित होती हैं। गरुड़ पुराण में एक बात बहुत स्पष्ट है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यह केवल मनुस्मृति की बात नहीं, ये ऊर्जा का नियम है। जहां स्त्री का अपमान होता है वहां पुण्य क्षीण होने लगता है, और जहां स्त्री का आदर होता है वहां देवत्व का वास होता है। इसलिए बेटी का आगमन उस सम्मान की पुष्टि भी होती है। आपने कभी किसी परिवार को देखा होगा जो दूसरों की मदद करता है, भूखे को भोजन देता है, पशु पक्षियों तक का ध्यान रखता है। ऐसे घरों में केवल मनुष्य नहीं, संस्कार बसते हैं। बेटी संवेदनशीलता की प्रतीक मानी जाती है। वह उस आंगन में आती है जहां संवेदना पहले से मौजूद हो, ताकि वो और बढ़ सके। सोचिए, करुणा को करुणा ही बुलाती है। जहां पहले से प्रेम हो वहां और प्रेम आता है, और बेटी तो प्रेम का अवतार ही होती है। गरुड़ पुराण में पितरों का विशेष महत्व बताया गया है। यह पुराण मुख्यतः मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में है। इसमें बताया गया है कि पितरों की संतुष्टि से कुल की ऊर्जा स्थिर रहती है।
जिन घरों में श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, कम से कम पूर्वजों की स्मृति और सम्मान होता है, वहां कुल की ऊर्जा स्थिर रहती है। और इसीलिए बेटी को कुल की ज्योति कहा जाता है, क्योंकि वो परिवार के अधूरे संस्कारों को पूर्ण करने आती है। वो केवल वर्तमान की नहीं, अतीत और भविष्य की कड़ी भी होती है। ये बात गहरी है। आपके पूर्वजों ने जो कर्म किए, उनका फल आपके घर में आने वाली आत्मा के रूप में मिल सकता है। और अगर वे कर्म पवित्र थे तो वह आत्मा भी विशेष होगी। चौथा गुण, लोभ से अधिक प्रेम। यदि किसी घर में हर निर्णय धन के आधार पर होता है, हर रिश्ते में पहले संपत्ति की चर्चा होती है, हर काम में स्वार्थ दिखता है, तो उस घर की ऊर्जा भारी हो जाती है। लेकिन जहां प्रेम हो, जहां त्याग हो, जहां संतुलन हो, वहां बेटी का जन्म उस प्रेम को और गहरा करने आता है। आपने देखा होगा, कुछ परिवारों में बेटी के जन्म के बाद पिता बदल जाते हैं। जो पिता पहले बहुत कठोर थे, बेटी के सामने पिघल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी उनके भीतर छुपे उस प्रेम को जगा देती है जो वर्षों से सो रहा था। पांचवा गुण, बेटी को बोझ नहीं, भाग्य समझना। यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। गरुड़ पुराण और आत्मा के जन्म के रहस्यों में यह बताया गया है कि आत्मा गर्भ में आने से पहले ही माता पिता के विचारों को महसूस करती है। यदि मन में डर हो, निराशा हो या अस्वीकार की भावना हो, तो वो आत्मा ठहरती नहीं। लेकिन जहां स्वागत की भावना हो, जहां खुशी हो, जहां जो भी आए हम उसे प्यार देंगे का भाव हो, वहां वो आत्मा आती है और रुकती है। तो सोचिए, अगर आपके मन में बेटी के प्रति कोई भेदभाव है, कोई निराशा है, तो आप उस आत्मा को दूर कर रहे हैं जो शायद आपका भाग्य बदलने आ रही थी। अब एक बड़ा सवाल जो आपके मन में जरूर होगा, अगर बेटी केवल उन्हीं घरों में आती है जहां ये गुण हो, तो फिर ऐसे घरों में भी बेटियां क्यों जन्म लेती है जहां उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर गरुड़ पुराण में मिलता है। कभी कभी बेटी उस घर में जन्म लेती है जहां वह परिवर्तन बनकर आती है। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार कुछ आत्माएं सुधार के लिए जन्म लेती है। वे इसलिए नहीं आती कि घर पहले से अच्छा है, वे इसलिए आती है कि घर को अच्छा बनाना है। ये जैसे एक दीपक का अंधेरे में जाना। दीपक इसलिए नहीं आता कि वहां पहले से रोशनी है, वह इसलिए आता है ताकि रोशनी हो सके। और इसीलिए कुछ बेटियां ऐसे परिवारों में जन्म लेती हैं जो बहुत कठोर हैं, बहुत पुरानी सोच वाले हैं, बहुत रूढ़िवादी है। और वे बेटियां अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से, अपनी जिद से उस घर की सोच बदल देती है। पिता का हृदय पिघलता है, दादा दादी का दृष्टिकोण बदलता है और धीरे धीरे पूरे घर की ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। तो क्या यह कहना सही होगा कि ऐसी बेटियां कमजोर परिस्थितियों में आई थी? नहीं, वे सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती है, क्योंकि उन्होंने सबसे कठिन काम चुना, बदलना उन्हें जो बदलना नहीं चाहते थे। अब वो रहस्य जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे, क्या सच में बेटी माता पिता का भाग्य बदल सकती है? गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई भी आत्मा बिना कारण किसी परिवार में जन्म नहीं लेती। हर जन्म एक ऋण है, एक संबंध है, एक अधूरी यात्रा का परिणाम है। बेटी का जन्म कई बार उस ऋण को चुकाने का माध्यम बनता है, जिसे हम समझ भी नहीं पाते। कभी वह पिता के किसी अधूरे पुण्य का फल होती है। उस पिता ने शायद किसी पिछले जन्म में किसी की मदद की थी, किसी कन्या का संरक्षण किया था, और उसी का फल इस जन्म में उसकी अपनी बेटी के रूप में लौटा। कभी वह मां की किसी पूर्व जन्म की तपस्या का उत्तर होती है, और कभी वह स्वयं उस परिवार की परीक्षा बनकर आती है। अब सुनिए सबसे गहरी बात। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब कोई शुभ आत्मा जन्म लेती है तो वह अपने साथ अपने संचित पुण्यों की तरंग भी लाती है। वह तरंग केवल उसके जीवन को नहीं, पूरे परिवार की दिशा को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा, कुछ घरों में बेटी के जन्म के बाद रुका हुआ काम चल पड़ता है, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, घर में अधिक शांति महसूस होती है। लोग इसे संयोग कहते हैं, शास्त्र इसे ऊर्जा का परिवर्तन मानते हैं। और यहां एक और सत्य है, हर परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता। कभी कभी बेटी का जन्म परिवार के भीतर छिपी कठोरता को उजागर कर देता है। जो सोच वर्षों से भीतर दबाई गई थी वो सामने आ जाती है। ये नकारात्मक नहीं होता है, ये शुद्धिकरण होता है। जैसे जब घाव को साफ किया जाता है तो दर्द होता है, लेकिन वो दर्द ठीक होने की प्रक्रिया है। बेटी का कोमल स्पर्श भी कभी कभी ऐसा ही होता है। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा का जो वर्णन है वह अद्भुत है। यह पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कई पड़ावों से गुजरती है। उसके कर्मों का आकलन होता है और फिर
वह अगले जन्म की तैयारी करती है। और ये बात बहुत गहरी है। संभव है कि वही आत्मा जिसने किसी जन्म में पिता का रूप लिया था, अगले जन्म में बेटी बनकर लौटे, ताकि संबंध का संतुलन स्थापित हो सके। जरा सोचिए, वो बेटी जो आपकी गोद में खेल रही है, हो सकता है किसी जन्म में वो आपकी मां रही हो, या आपका पिता, या आपका सबसे प्रिय मित्र। आत्माएं बदलती नहीं, रूप बदलते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, बेटी केवल वर्तमान की संतान नहीं, वो आत्मा की यात्रा का विस्तार है। अब एक प्रश्न जो आपको झकझोर देगा। यदि बेटी का जन्म कर्मों से जुड़ा है, यदि वह अपने साथ पुण्य और उद्देश्य लेकर आती है, तो क्या उसे कमतर समझना स्वयं अपने भाग्य को कमतर समझना नहीं है? जब आप बेटी को अस्वीकार करते हैं, तो आप उस पुण्य को अस्वीकार करते हैं जो उसके साथ आया था। उस ऊर्जा को अस्वीकार करते हैं जो आपके घर को बदल सकती थी। ये केवल सामाजिक बुराई नहीं है, ये आध्यात्मिक मूर्खता है। अब वह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा अपने साथ 3 चीजें लेकर आती है। पहली, पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरी, अधूरे कर्म, तीसरी, एक उद्देश्य। और यह तीनों चीजें उस बच्चे के स्वभाव, रुचि और संघर्ष में दिखती है। वह बेटी जो बचपन से ही सबकी मदद करती है, शायद वह करुणा का संदेश लेकर आई है। वह बेटी जो हर मुश्किल में डटी रहती है, शायद वो परिवार को साहस सिखाने आई है। वो बेटी जो सवाल पूछती रहती है, पुरानी बातों को चुनौती देती है, शायद वह परिवर्तन का दूत बनकर आई है। और कभी कभी वह बेटी जो बहुत कम उम्र में चली जाती है, वो भी एक संदेश देकर जाती है। वह संदेश जो शायद शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो परिवार की आत्मा में हमेशा के लिए उकेर जाता है। मैं जानता हूं यह सुनना कठिन है, लेकिन गरुड़ पुराण का यही सत्य है। हर जन्म उद्देश्यपूर्ण है, हर आत्मा महत्वपूर्ण है, हर आत्मा महत्वपूर्ण है। अब हम उस अंतिम और सबसे गहरे प्रश्न पर आते हैं, क्या बेटी का जन्म केवल कृपा है या वह एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है? गरुड़ पुराण का उत्तर स्पष्ट है, दोनों। जब कोई शुभ आत्मा किसी घर में जन्म लेती है, तो वो केवल सुख देने नहीं आती, वह उस घर की चेतना को ऊंचा उठाने आती है। उसके लिए परिवार का दायित्व है उसे शिक्षा देना, उसे सुरक्षा देना, उसे स्वतंत्रता देना, उसे सम्मान देना। यदि किसी घर में बेटी का स्वागत तो हो, पर उसे समान अवसर न मिले, यदि उसके सपनों को छोटा कर दिया जाए, यदि उसकी आवाज को अनसुना किया जाए, तो वो घर उस आध्यात्मिक अवसर को खो देता है जो उसे मिला था। गरुड़ पुराण ये सिखाता है कि जन्म लेने वाली आत्मा और परिवार के बीच एक सूक्ष्म अनुबंध होता है। आत्मा अपने संस्कार लेकर आती है और परिवार उसके संरक्षण का दायित्व लेता है। यह संबंध केवल पालन पोषण का नहीं, यह आत्मा के विकास का भी है। और जब यह दायित्व पूरा होता है, तो केवल एक बेटी नहीं बढ़ती, पूरे परिवार की चेतना बढ़ती है। मित्रों, आज हमने एक लंबी यात्रा की। हमने जाना कि बेटी का जन्म केवल एक पारिवारिक घटना नहीं, वह आत्मा की यात्रा का एक अध्याय है। हमने जाना कि वो केवल संतान नहीं, वह संस्कार है। वह केवल रिश्ता नहीं, वह ऊर्जा है। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत हमें यही समझाते हैं, कोई भी जन्म संयोग नहीं होता। हर आत्मा अपने पूर्व कर्मों और उद्देश्य के अनुसार घर चुनती है। और जब बेटी जन्म लेती है, तो वह अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, प्रेम बढ़ाने का, सोच बदलने का और परिवार को भीतर से मजबूत करने का। बेटी का सम्मान करना केवल शब्दों से नहीं होता, उसे शिक्षा देना, उसे निर्णय लेने का साहस देना, उसे समान अधिकार देना, उसके सपनों को अपना सपना समझना, यही सच्चा आदर है। और जहां ये आदर होता है, वहां केवल एक बेटी नहीं बढ़ती, पूरे परिवार की किस्मत बढ़ती है। यदि आपके घर में बेटी है, तो समझिए भगवान ने आपको चुना है। यदि नहीं है, तो हर बेटी को वो सम्मान दीजिए जो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि जहां नारी का आदर होता है, वहीं जीवन में संतुलन और शांति स्थिर होती है। बेटी भगवान का उपहार है, और उस उपहार की रक्षा और सम्मान हमारी जिम्मेदारी। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो, तो एक काम कीजिए, यह वीडियो उस इंसान को भेजिए जिसे ये सुनना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, बेटी मेरा वरदान है। मिलते हैं अगले रहस्य में। जय श्री हरि।